नमस्कार, तेजस्विनी में आप सबका स्वागत है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इस भविष्य को रोशन करने के लिए कई स्तर पर प्लानिंग भी की जाती है, तमाम योजनाएं भी चलाई जाती हैं। लेकिन गरीबी या अनपढ़ माता पिता या जिंदगी की तमाम मुश्किलों की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते। अब तो बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी हासिल है, लेकिन बहुत बार बच्चे अपने इस अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते। अब इन बच्चों को इनकी जिंदगी के अंधेरे से निकालकर शिक्षा की रोशनी की ओर लेकर जा रही हैं डॉक्टर सविता दत्त, जो है हमारी आज की तेजस्विनी। झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी में हर रोज जिंदा रहने की कोशिश से दो चार होते हैं यहाँ पल रहे बच्चे, जो हमें कूड़ा बीनते हुए या रेड लाइट पर भीख मांगते हुए या ढाबों पर काम करते हुए आए दिन नजर आते हैं। फटे हाल, बिखरे बाल, मैले कुचैले कपड़े, निराश आंखें। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इन आंखों में पल रहे सपनों को पढ़ पाते हैं, जो इनके जीवन में जिंदगी की उमंग भरने की दिशा में कुछ कदम उठाते हैं। इन बच्चों को भी जिंदगी जीने का हक है। इसे पहचाना एक ऐसी महिला ने जो खुद पीएचडी करने के बाद एक सफल करियर जी रही थी, जब कैंसर से उनका सामना हुआ। वो कैंसर से जीत गईं, शायद इसलिए कि उन्हें बहुत से मासूम बच्चों की जिंदगी से मायूसी और अंधकार के कैंसर को दूर करना था। गरीब बस्तियों के बच्चे जिनका बचपन गरीबी, भूख, दिन रात का काम, शराबी पिता की मारपीट में कहीं गुम हो जाता है। 7 छोटे बच्चों की जिंदगी संवारने का बीड़ा उठाते हुए उन्होंने जिस सफर की शुरुआत की, आज उस सफर में 500 से ज्यादा बच्चे उनके साथ हैं, जो स्कूली शिक्षा के साथ कौशल सीख रहे हैं और समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर हैं। 13 सालों में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। अपनी ट्रस्ट प्रकाशदीप के जरिए इन बच्चों का हाथ थामकर इनकी जिंदगी में शिक्षा का दीप जलाते हुए इन्हें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देते हुए समाज और देश निर्माण के लिए योग्य नागरिक बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर डॉक्टर सविता दत्त ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। कहते हैं वेद पुराण और शास्त्रों को मिली न उसकी था, मुझसे जो कुछ कह गई एक बच्चे की निगाह। और इन्हीं निगाहों को पढ़ती हैं डॉक्टर सविता दत्त। करते हैं स्वागत हमारी तेजस्विनी। डॉक्टर दत्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर दत्त, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, ना केवल बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आप बच्चों के जरिए समाज और देश के लिए एक राह खोल रही हैं। ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपने पीएचडी की, आप डॉक्टर दत्त हैं और एक करियर था आपके हाथ में। ऐसा क्या हुआ जिंदगी में कि आपने एक अच्छा फलता फूलता करियर छोड़कर आपने बच्चों की जिंदगी सुधारने का बीड़ा उठाया? क्या थी वो घटना, क्यों ये चुनी आपने राह? घटना तो इतनी कुछ खास ऐसी नहीं थी कि मुझे छोड़ना ज़रूरी था, पर मेरे अपने ही मन में एक इच्छा थी कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं। जब मैं उनको सड़कों पे घूमते देखती थी या ट्रैफिक लाइट्स पर बेग करते हुए देखती थी, तो मुझे लगता था वेयर डू दे बिलोंग, इनका कौन है रखवाला, कौन इनको देखेगा। सरकार बहुत कुछ कर रही है पर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तभी इतने सारे स्कूल्स, इतने सारे बच्चे सड़कों पर नज़र आते हैं। फिर मेरी एक मेड थी जिसकी 4 लड़कियां थी जो जिनके फादर की डेथ हो गई एक्सीडेंट से। अब वो चारों बच्चे स्कूल से बाहर आ गए और तब मैं उससे थोड़े दिन पहले मैं अपनी किताब ख़त्म कर चुकी थी। मैं एक किताब लिख रही थी, तो वो ख़त्म हो गई थी और मुझे लगा कि मुझे IDSA में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, जहाँ मैं काम करती थी। तो मुझे लगा कि मैं इन बच्चों को संभालूं। तो वो 4 बच्चे और 3 बच्चे सड़क के ऊपर घूमते हुए मैं उनकी उंगली पकड़ कर ले आई और एक पेड़ के नीचे हम लोग बैठे। वहाँ एक टूटा बेंच था, मुझे आज की तरह याद है कि कैसे वो एक बेंच टिल्ट करता था, एक साइड से 4-5-6 पत्थर पड़े हुए थे नीचे, जो फ्लैट स्टोन्स होते हैं, उस पर मेरे बच्चे बैठ गए और एक चार्ट जो हवा के झोंकों से उड़ने का लगता था कि अभी उड़ा तो अभी उड़ा। तो हम लोग बैठे, ये स्कूल की शुरुआत थी। उसके बाद एक बार भी हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कठिनाइयाँ आई बहुत, पर स्कूल चला। लोग हंसते थे जाते हुए कि ये क्या हो गया इस ओल्ड वुमन को, शी इज़ क्रेजी, यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही है। तो थोड़े दिन तो उन्होंने देखा। उसके बाद एक दिन कोई बनानास लेकर आ गया, किसी दिन कोई पेंसिल्स और कॉपीज लेकर आ गया, किसी दिन किसी ने पानी का जरिकन हमको दे दिया। सो इट जस्ट वेंट ऑन बाय इटसेल्फ। यानी आपने एक शुरुआत ऑन इट्स ओन स्टीम।
लोग साथ जुड़ते चले गए। लेकिन आपने 7 बच्चों से शुरुआत की थी और 7 के बाद अब आपके पास 500 से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन ये भी जरूरी बात है कि बताना कि आज भी आपकी क्लासेस, काफी सारी क्लासेस पार्क में ही चलती हैं आज भी। लेकिन इतना लंबा सफर कैसे तय किया? 13 सालों तक इतने बच्चों को साथ लेकर आगे चलना और उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाना छोटी बात नहीं है। बच्चे एकदम तो नहीं बढ़े, धीरे धीरे ही बढ़े। 7 से 17 हुए, फिर 20-25 हुए, इस तरह से बढ़े और लोगों की मदद भी बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि ये कुछ अच्छा काम हो रहा है। हमने कोई फीस नहीं लेनी थी, हमने किसी से कुछ लेना नहीं था, ना हमने किसी से कहा कि आप हमारी मदद करिए, पर बहुत दया है लोगों के दिल में और वो ये देखना चाहते हैं कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑनेस्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसको देखते हुए लोगों ने आगे बढ़ के मदद की। और एक टाइम ऐसा भी आया कि जब हम इन बच्चों को खाना देना चाहते थे, नहीं दे पाते थे, तो लोग कम्युनिटी के लोग जो आसपास रहने वाले थे, उन्होंने कहा इस दिन का खाना हम देंगे इनके लिए। अच्छा। इस तरह से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने काफ़ी टाइम तक बच्चों को खाना दिया। लेकिन डॉक्टर दत्त, ऐसा भी तो होता होगा बहुत बार कि बारिश है, तेज धूप है, हम जानते हैं दिल्ली की गर्मी या फरीदाबाद की गर्मी कैसी होती है जहाँ आपकी क्लासेस चलती हैं। ऐसी मुश्किलों का सामना कैसे किया? इन बच्चों को ना बारिश का भय है, ना गर्मी का, ना सर्दी का। मैं सच बताती हूँ, इनमें इतनी हिम्मत है। इनके अपने जो घर के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। इनको बाहर आकर जो क्वालिटी टाइम मिलता था वो उनको ज्यादा मंजूर था। हाँ, मैं ये वो भी उनको ज्यादा अच्छा कि लगता था। हम ये सुनते हैं कि ये जो अपने बच्चे जो आपके साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जिनको आप वो कूड़ा बीनते हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, स्लम्स में, बस्तियों में रहते हैं जहाँ जिंदगी जीने लायक भी नहीं होती है। परिवार में माँ बाप शराबी पिता होते हैं, मारपीट करते हैं, माँ बाप का प्यार तक नहीं मिलता है इन बच्चों को। कुछ ऐसी कहानियां हैं आपके पास इन बच्चों की जो सफलता भी दिखाती हैं कि देखिए अगर बच्चे को वहां से उठाते हैं तो बड़ा कुछ कर सकता है। हाँ, है, सफलता की भी है और जो बच्चे जिनको हम नहीं संभाल पाए उनकी भी कहानियां हैं जिसका मेरे को, हाँ, जिसका मुझे बहुत अभी तक अफसोस रहता है और मैं उन बच्चों को नहीं भुला पाती हूँ। पर और बच्चे हैं जो पढ़ लिख गए हमारे साथ। मतलब पहले तो इन बच्चों को रोकना अपने पास कठिन होता है क्योंकि माँ बाप फिर भी उनको वापस बुलाने की कोशिश करते हैं कि वो अर्निंग हैंड्स हैं, आके कुछ कमा के लाएं, चलो किसी की गाड़ी ही साफ करके 100-200 रुपए कमा लेंगे। तो इस तरह से विरोध को कैसे झेलते थे आप? हम नहीं झेल पाते थे, इसलिए ये 500 बच्चे जो हैं ये सारे नहीं हैं जिनकी लाइफ हमने टच की है। Hundreds and hundreds more of children they've passed through प्रकाशदीप। तो वो चले गए क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, माँ बाप उनसे काम कराना चाहते थे, या उनको ढाबे में कहीं जॉब मिल गई, या कहीं घर में किसी के घर में जॉब मिल गई, या किसी फैक्ट्री में लग गए। ऐसे बच्चे बहुत हैं जो हमारे पास छोड़ के चले गए। अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स पड़ी हुई हैं जिनमें उनके नाम लिखे हुए हैं हमने। यानी वो बच्चे जो बस्तियों से जिनको आप लेकर आए, पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके माँ बाप के विरोध की वजह से उनको वापस जाना पड़ा, काम करना पड़ा। और इसलिए सिर्फ विरोध ही नहीं था, उनकी अपनी कंपल्शन बहुत है, मजबूरी। अब वो क्या करें, उन्होंने तो जॉब करनी है, जहाँ कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ जाएंगे, जहाँ काम मिलेगा वहीं जाएंगे ना। तो बच्चों का तो कोई इसमें दोष नहीं, किस्मत का दोष कैसे। तो इस तरह से ये बच्चे मतलब बहुत जल्दी नहीं बढ़े, धीरे धीरे ही बढ़े। 100 हुए, 200 हुए, इस तरह से चलता रहा। पर 2006 में हमको लगा कि हम इसको ट्रस्ट बनाएं क्योंकि पैसों की ज़रूरत लगी कि क्या करें। फिर मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स ने और हमने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया और 2009 में हमको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। वो था कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट रन प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये एडवर्टाइज़ किया कि वो NGOs को उन्होंने कहा कि आप आइए आगे और चाइल्ड लेबर स्टॉप करिए। अच्छा। तो उसके तहत हमको उनसे मदद मिली। तो उनके लिए क्या होता था कि एक स्कूल 50 बच्चों का, उसके लिए वो 3 टीचर्स की सैलरी देते थे। डॉक्टर दत्त, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस बारे में हम डिटेल से आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको ये सहायता मिली और उसके बाद ट्रस्ट के माध्यम से कैसे कदम आगे बढ़ाया आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जिंदगी को छुआ आपने। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सविता दत्त से, जो है हमारी आज की तेजस्विनी। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos,
Get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सविता दत्त से। डॉक्टर दत्त, आप बता रहे थे कि किस तरीके से आपको एक सरकारी योजना के तहत सहायता मिलनी शुरू हुई, तो वहां से काम आगे कैसे बढ़ा? हाँ, जैसे ही हमको सहायता मिलनी शुरू हुई तो हमने बच्चों को किताबें देनी शुरू की। मतलब उससे पहले किताबें नहीं होती थी बच्चों के पास? वो एक टीचर भी एक ही थी, वो जो हमारी मेड की लड़की, सबसे बड़ी लड़की थी, उसी को पहले हमने टीचर बनाया। अच्छा। वो उसको मैंने 10वीं तक पढ़ाया, फिर मैंने उसको 12th भी करवाया ओपन स्कूल से। तो वो इस लायक हो गई थी कि छोटे बच्चों का ख्याल कर सकती थी। अच्छा। तो मैंने उसको ही टीचर अपॉइंट किया और 3-4 साल तक तो बगैर किसी सैलरी के वो काम करती रही। अच्छा। क्योंकि हम पे नहीं कर सकते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जब सहायता मिलनी शुरू हो गई तो फिर हमने बच्चों को किताबें देनी शुरू करी, क्लासेस में डिवाइड किया उनकी एबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि हर एज ग्रुप के बच्चे आते थे। तो उससे ये लगता था कि किसी को कुछ आता है, किसी को नहीं आता है। तो फिर हमने नर्सरी बनाई, क्लास 1, क्लास 2, इस तरह से। यानी देखा जाए तो 2009 के बाद आपने प्रॉपर तरीके से क्लासेस में डिवाइड किया, बच्चों को उनका करिकुलम के हिसाब से उन्हें पढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक ये बात बताइए कि जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी आपके बच्चे एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारे रेगुलर स्कूल्स के साथ मिलकर भी आप काम करती हैं। तो रेगुलर स्कूल्स के साथ बच्चों को वहां भेजना, उनका हिस्सा बनाना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा या कितना सहयोग रहा स्कूलों की ओर से? हाँ, ये चैलेंज तो था, बट स्कूल्स भी मतलब प्रिंसिपल्स जो हैं, मैं उनसे जाके मिली, उनसे मैंने बात की कि हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं और आपको 25% अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को लेना ही है, तो आप हमारे बच्चे ले लीजिए, वो तो काफ़ी सीख के आते हैं। तो उनको ये बात ठीक लगी और उसके अलावा भी उन्होंने देखा कि ये बच्चे जो थे ये और बच्चों से ज़्यादा जानते थे और ज़्यादा डिसिप्लिन थे। तो इसलिए उन्होंने मान लिया। पर मैंने उनसे ये कहा कि हम एक काम करेंगे, आप तो इनसे फीस मत लीजिएगा, आप इनसे कोई एडमिशन चार्जेस मत लीजिए और इनको कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए इनके, और हम इनकी यूनिफॉर्म्स और बुक्स का खर्चा उठाएंगे। अच्छा। वो मुझे लगता था कि अगर ये बच्चे चले भी जाते हैं तो इनके माँ बाप ये भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो हमने इनका खर्चा उठाया। शुरू में क्या हुआ कि ये बच्चे ज़्यादा नहीं थे, पहली बारी में जब गए तो 5-7 गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम 10 गए, फिर 20 भी गए। तो इस तरह से वो उनका नंबर जब बढ़ता गया तो हमने देखा कि इनकी यूनिफॉर्म्स, इनकी बुक्स, इनका खर्चा इतना अधिक हो गया हमारे ऊपर, जो हमारे अपने स्कूल के बच्चों के लिए से भी अधिक था। हम अपने बच्चों की किताबें क्या है, हर साल
हम उनकी किताबों को रीबाइंड करते हैं। अच्छा। उनको रिपेयर करके फिर से उनको बांट देते हैं। पर ये जो स्कूल्स हैं, इंग्लिश स्कूल्स या रेगुलर स्कूल्स जो हैं, ये हर साल यूनिफॉर्म बदली करते हैं, हर साल बुक्स बदली कर देते हैं, हर साल उनकी नई ट्यूशन फी होती है। तो फिर खर्चा कैसे उठाए? तो कैसे उठाए ना, तो हमने उनसे ये कहा कि हम उन बच्चों को भेजेंगे जिनके माँ बाप कोई स्पॉन्सर्स लेकर आएंगे। अच्छा। तो कुछ तो माँ बाप ले आए, बच्चे अच्छे थे, स्मार्ट थे, अब वो स्कूल में अच्छा डांस, म्यूजिक, हमारे स्कूल में सब सीख के जाते हैं वो, और सब कुछ जानते थे। तो वो टीचर्स ने एक्सेप्ट किया उनको और तारीफ की। अब भी हमारे बच्चे गोल्ड फील्ड के ऑनर बोर्ड के ऊपर उन्हीं की तस्वीरें लगी होती हैं जब फाइनल रिजल्ट आता है। बहुत गर्व होता है। होगा हम लोगों को इतनी एक हैरानी होती है और गर्व भी होता है कि ये देखो ये बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यानी मौका दिया जाए तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। उनमें इतना पोटेंशियल है कि आप हैरान होंगे कि जो काम हमारे स्कूल में ये लोग बच्चे कर पा रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी और स्कूल में ये सारी चीजें करते होंगे। अच्छा, आपकी जैसे स्कूल अभी भी पार्क में चलता है, हालांकि कंप्यूटर जैसी कुछ क्लासेस के लिए आपने किराए पे घर भी लिया हुआ है आपके, लेकिन स्कूल में खास बात ये भी है कि आप सिर्फ पढ़ाई या बेसिक शिक्षा की बात नहीं करते हैं, आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी सिखाते हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज की भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना कुछ कैसे मैनेज हो पा रहा है जब आप अकेले या आपकी एक छोटी टीम है जो इसको आगे बढ़ा रही है, कैसे मैनेज हो रहा है? हाँ, ये हमारी टीम जो है ना, ये धीरे धीरे बढ़ती गई। इसमें पहले जो हमने टीचर्स रखे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, पर उनकी एम्पावरमेंट भी साथ में हुई है। हमने उनको भी ट्रेन किया है, 2 टीचर्स को नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में डाला, इंग्लिश क्लास में भेजा, और भी बहुत चीज़ें हमने सिलाई की, उनको सिखाई। तो ये सारा उनकी ट्रेनिंग भी हुई साथ में और बच्चे भी सीखते गए। पर सबसे अच्छा ये था कि ये ओपन एनवायरनमेंट थी और बच्चों को ना ओपन एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। वो इसमें ज़्यादा खुश हैं। वो दीवारों से घिरे हुए उनको इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ये लगा कि ये तो ओपन स्कूल है हमारा, और उसी के साथ धीरे धीरे हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि हम एक ग्रीन स्कूल बनाएंगे जिसमें सोलर एनर्जी होगी। अच्छा। जिसमें हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी रखेंगे। आपको हैरानी होगी कि हमने सोलर कुकर्स बनवाए इन बच्चों से और उनको ट्राई किया। अच्छा। अब आजकल हमारे स्कूल में ना छोटे छोटे लैंप्स बन रहे हैं, इतने लैंप्स, सोलर लैंप्स हैं जो रात को जलते हैं। 2 घंटा आप बाहर रखिए तो वो रात भर जलता है लैंप। तो नई नई चीजें सीख रहे हैं बच्चे। हमने एक बाइसिकल को एनर्जी प्रोड्यूसर में टर्न कर दिया। एक बाइक थी मेरे घर में पड़ी हुई थी ऐसे ही, एक्सरसाइजर बाइक, तो हमने उसमें ऑल्टरनेटर लगा के यूपीएस अटैच करके उसको पेडलिंग से एनर्जी। अब वो पेडलिंग से ना क्या होता है कि जो बच्चे बहुत तंग करते हैं, जो शैतानी बहुत कर रहे होते, तो हम उनको कहते चलो ऊपर बैठ के तुम पेडलिंग करो, चैनलाइजिंग देयर एनर्जी आल्सो। सो दे आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। इट हैज बीन अ प्लेयर ऑल द वे थ्रू। एक हर स्टेप फॉरवर्ड एक इतना सेटिस्फाइंग और इतना एनरिचिंग रहा है मेरे लिए। आपने लेकिन हार नहीं मानी इतनी मुश्किलों के बाद भी? हार की तो कोई सवाल ही नहीं था। हम ये हार जीत सोच के तो चले ही नहीं। हम लोग तो बस चल दिए और बाकी सब कृपा ईश्वर की हुई। जी बिल्कुल, लेकिन संतुष्टि बहुत मिलती होगी क्योंकि खासकर हम सभी के घरों में देखा जाए तो मेड्स काम करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, हम जानते हैं कि वो भी स्कूलों में जाने कितनी मुश्किलों से वो पढ़ा रहे होते हैं अपने बच्चों को, लेकिन सहायता करनी चाहिए। ये एक सोच आपको लगता है समाज में अगर हर कोई सोचना शुरू कर दे तो हर घर से भी अगर एक बच्चे को तैयार कर दिया जाए, स्कूल की शिक्षा का खर्चा उठा लिया जाए तो समाज निर्माण हो सकता है। हो सकता है, ये तो बहुत ज़रूरी है और हर एजुकेटेड लेडी को ये करना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और मुझको बहुत बारी ख्याल आता है कि आर्म्ड फोर्सेस में मतलब फोर्सेस के अंदर सारी लेडीज़ जो होती हैं उनको ये ट्रेनिंग पहले ही मिलती है। एक जो शादी करा के जाती है आर्मी ऑफिसर से, सबसे पहला काम उसको वेलफेयर में भेजा जाता है, जो जवानों की वाइफ्स का वेलफेयर देखते हैं। उनको समझाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिलाई सिखाई जाती है और बड़े काम आर्टिस्टिक चीजें सिखाई जाती हैं। मतलब आपकी जो ये तो ट्रेनिंग ऑलरेडी है उनके पास जी। पर मैं कई बार कोशिश किया है कि मैं उनको इन्वॉल्व करूं, पर ये एक भावना है जो अंदर से आने की जरूरत है। यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा रहा क्या आपको, क्योंकि आर्मी ऑफिसर हैं आपके भी हस्बैंड? जी, उनका पूरा सपोर्ट रहा। और मैं वो जनरल है आर्मी में, राइट? हाँ जी, अभी तो रिटायर्ड है जी, रिटायर्ड ही रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल। तो वो उनका सपोर्ट मेरे साथ हरदम रहा। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी मदर इन लॉ वो भी मतलब वो भी पढ़ाने को तैयार थी
ये बच्चे कई बार घर में पढ़ने आ जाते थे और वो उनको देखती थी, उनको पढ़ाते थे। हाँ। लेकिन आपके मैंने देखा है कि आपकी जो ट्रस्टीज की फील्ड, जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं उनमें आर्मी के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, तो काफी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो सब। हाँ, 2 ही हैं। अच्छा। नहीं, 7 है ना ट्रस्टीज, तो उसमें से 2 ट्रस्टीज आर्मी ऑफिसर्स हैं। मेरे हस्बैंड हैं और कर्नल मोहन है जो मेरे कजन ब्रदर हैं। तो सब साथ दे रहे हैं आपका। लेकिन ये बताइए कि आपने मोबाइल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट भी एक रखा है सामने। हाँ, उस पर भी काम हो रहा है। वो हमेशा हम लोगों को ना क्या होता था कि सामान कहाँ रखें। अब जब आप पार्क में स्कूल चलाएंगे तो मैट्स चाहिए, ब्लैक बोर्ड्स चाहिए, किताबें वगैरह होती हैं, कुछ सामान रखने, पानी के जग्स होते हैं, तो आप क्या करें, कहाँ रखें उसको। तो हमको ये समस्या बहुत सामने आती थी। तो हमने एक कमरा कहीं किराए पे लिया। वो कमरा हमने किराए पे लिया, वो थोड़ा दूर था, तो मुझे याद आता है कि एक रिक्शा किया हमने। रिक्शा के ऊपर वो सामान रोज सुबह लद के आता था और दोपहर को वापस जाता था। और क्योंकि पूरा नहीं आ पाता था, वो आदमी भी बुढ़ा था जो चलाता था, तो हमारे बच्चे भी पीछे पीछे कोई दरिया पकड़ के चल रहे हैं कि गिर ना जाए। वो भी बहुत याद आने वाली चीज है। छोटे अनुभव बहुत अहम है। तो फिर उसके बाद ना वो किराए पे हमने ले लिया, पर वो नहीं चला। उन्होंने साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया, तो हमको निकलना पड़ा। फिर क्या करते, अब वी हैड टू वर्क अराउंड अ प्रॉब्लम। तो एक पोर्टा केबिन इज टेम्पररी स्ट्रक्चर, तो वो हमने लाकर पार्क के पास पार्क कर दी। तो उसमें हमारा रोज सामान डालने लगा, हमारे 3000 रुपए भी बचे। यानी कि आप लोगों ने हर हालात का हल निकाला। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर दत्त आपसे वॉलंटियर्स के बारे में जानना चाहेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारे समाज के बहुत से लोग वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन विदेशों से भी वॉलंटियर्स आते हैं आपके साथ काम करने के लिए। हाँ, कुछ पता नहीं कैसे हुआ ये। एक बार एक जेंटलमैन, कोई डॉक्टर हैं, वो गुजर रहे थे हमारे पार्क के सामने से, तो उन्होंने रुक के कहा कि मेरे पास बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, आप उनको वॉलंटियर करने देंगी? मैंने कहा हाँ, भेज दीजिए। तो वो तो होर्ड्स में आने लगे। अच्छा। इतने आए, इतना खुश होते थे वो हमारे साथ काम करके। किसी ने डांस सिखाया, किसी ने म्यूजिक सिखाया, किसी ने फोटोग्राफी सिखाई, किसी ने उनको कंप्यूटर्स सिखाए। अच्छा। बहुत चीज़ें सिखाई। सेल्फ डिफेंस भी हमने इंक्लूड किया। और इतना सब कल्चरल फ्यूजन हुआ। वो आते थे, फिर वो मेहंदियाँ लगवाते थे। हमारे बच्चों को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास। कुछ तो इतने अच्छे हैं जिनको आगे प्रमोट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर दत्त कि जिन बच्चों के पास अपनी पहचान नहीं थी, आज आपने उनको पहचान दी है। जिनको ये नहीं पता कि उनके अंदर कोई हुनर है, कोई क्षमता है, आप उनको उनके हुनर की पहचान करा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जिनके साथ आप इतने दिल से काम करती हैं कि एक दिन ये समाज में आगे ओहदे हासिल करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, और जो दूसरे बच्चे हैं उनके जैसे बस्तियों में पल रहे हैं उनके लिए आगे राहें खोलेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच आप आए और अपने जीवन की उपलब्धियों पर आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से। आपका धन्यवाद बहुत। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर सविता दत्त, जिनकी जिंदगी अब है बस्तियों के बच्चों के नाम, जिन्हें वो दिखा रही हैं जिंदगी जीने की राह। आज की तेजस्विनी में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते होंगे फिर हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।